हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग फिर से इग्नू कंटेंट पे आधारित 10 प्रश्नों के डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो प्रश्न है वो जो शिक्षा का समाजशास्त्र है उस पे आधारित है। मैं जिस बुक से मैंने ये कंटेंट लिए हैं उसका मैं फ्रंट पेज आप लोगों को थंबनेल में पोस्ट कर दूंगी कि इसी बुक को मैंने रिफ़र किया है क्वेश्चन को बनाने के लिए। आज का जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के। साथ ही आज का लेक्चर प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक बात पे और डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों से कई साथी ये रिक्वेस्ट किए हैं कि मैम जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके जो क्वेश्चन हैं वो उसको प्लीज़ डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का पेपर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही मेरे नॉलेज में कोई ऐसा जो विद्यार्थी था या ये कहें कि आप लोगों में से कोई कैंडिडेट था जो कि हमसे जुड़ा हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप लोगों को उसके सलूशन चाहिए तो मैं ज़रूर इस पर कोशिश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को अपना मेल आईडी भी कमेंट में दिया है, वो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ aas.ahead@gmail.com। तो ये मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप लोग चाहिए तो क्वेश्चन जो पेपर है उसको सेंड कर दीजिए, मैं उसको देखती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। और मैं उसके साथ ही सिर्फ आप लोगों को उसका आंसर ही नहीं बताऊँगी, बल्कि मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये कहाँ से इसके आंसर हमें मिले हैं या जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे गए हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ इस मेल आईडी पे आप लोग सेंड करिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा तभी मैं देख पाऊँगी, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के कमेंट पढ़ी थी तो मैंने ऑनलाइन भी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी क्वेश्चन पेपर मिला नहीं। तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो प्लीज़ आप लोग इस पर सेंड करिए और फिर मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ और उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। हम लोग मिल के उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न वेरी इजी क्वेश्चन है और शुरुआत ही आज हम लोग बहुत ही एक सिंपल से कोड से करते हैं, जो कि इसमें से आप सभी को 99 क्या 100% आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कोट है कि संस्कृति अपने निजातीय वर्णन में वह समष्टि है जिसकी समग्रता में समाज के एक सदस्य स्वरूप व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, सदाचार, नियम, रीति रिवाज व अन्य कोई भी क्षमताएं व अभ्यस्ताएं शामिल होती हैं। तो इसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति की एक बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा जो दी गई है वो ईवी टाइलर के द्वारा दी गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला है, लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं है। ये आप सभी को पता है कि इतनी व्यवस्थित परिभाषा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ने दी है, और वो थे ईवी टाइलर, जिन्होंने ज्ञान, विश्वास, कला, नियम, रीति रिवाज, अन्य इतने सारे की टर्म हैं कि ये सारे सिर्फ की टर्म ही आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कल्चर की डेफिनेशन ये ईवी टाइलर के द्वारा दी गई है। ओके, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो एक बुक है और ये बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बुक भी है। तो बुक का नेम है करेंट ट्रेंड्स इन इंडियन एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो शिक्षा का समाजशास्त्र है इसी बुक से मैंने बनाया है। तो इसमें जो ये बुक आप लोगों को दिख रहा है ये भी एजुकेशन पे ही आधारित है। तो करेंट ट्रेंड्स इन इंडियन एजुकेशन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे 4 थिंकर हैं, अशोक मित्रा, ए कुमार का मतलब है अशोक कुमार। तो ये आप लोग थिंकर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनका नाम अशोक कुमार है। योगेंद्र सिंह और एम मनोहर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए कुमार अर्थात अशोक कुमार।
आप लोगों ने कहा था कि मैम जो आप क्वेश्चन का ऑप्शन डिस्कस करती हैं लास्ट में, वो बेहतर है कि क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर दिया करिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों की जैसी इच्छा हो, आप लोगों को अगर इसी में सहूलियत है तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। मेरा वो पैटर्न इसलिए था कि कम से कम आप लोग अपने आप को आंक सके कि हाँ मैं कितना सही कर पा रहा हूँ बिना आंसर के ही। लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो ठीक है, हम लोग कोई बात नहीं है। एनी हाउ मेरा मोटो तो यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन ईजिली अवेलेबल हो और आप लोगों को अच्छे से मेरा जो वे है टीचिंग का वो समझ में आए। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? ये जो है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जब पूछ दिए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सोशियोलॉजी का नेट का पेपर है, तो कुछ अगर ये फैक्ट बेस्ड जो हैं आप लोगों के इस तरीके के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर तैयार होने चाहिए। तो ये भी आप सभी को अगर पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में आया था, तो ये अगर आप लोगों को पता है तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय रही होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ दिया है क्योंकि सन आप लोगों को पता हो सकता है कि हाँ इस सन में आया था, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी इसमें अगर कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 2002 से 2007 का, आई थिंक 2002 से 2007 का जो टाइमलाइन है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो इसी समय के बीच में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ स्टेट इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में भी मैंने मेंशन कर दिया है। द फ्यूचर ऑफ स्टेट इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसकी है? ये भी जो है एक जो वैश्वीकरण में शिक्षा का क्या महत्व है उसी पे आधारित ये बुक है। यहाँ पे 4 राइटर के नाम हैं। यहाँ पे बी जेसॉप, ए गिडेंस अर्थात एंथोनी गिडेंस, जे गुल्टंग या फिर जे मिल्टन इंगर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी जेसॉप, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है। किस अनुच्छेद के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने या उपस्थिति होने की स्वतंत्रता होती है? तो यहाँ पे 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 28। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 28। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 20, 21 या फिर 21A या फिर 23। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान परिषद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? और ये अधिनियम है ये आखिर में क्यों आया था? तो यहाँ पे की टर्म ही दे दिया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान परिषद। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए जो शिक्षा संस्थान होता है उसके लिए ये अधिनियम जो है वो डेडिकेटेड है। और ये जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2004। ओके, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 सन दिखाई दिया है कि 1985, 1987, 1989 या फिर 1992। करेक्ट आंसर जो है इसमें 1987 है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषणिक समर्थन योजना, इस योजना का नाम कम्प्लीटली ये है जिसे हम लोग मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को मध्याह्न अर्थात दोपहर का जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 26 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1995 या फिर 26 जनवरी 1997 या
15 अगस्त 1999। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 15 अगस्त 1995। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि लोक जुम्बिश परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी। ये एक परियोजना है जो कि एजुकेशन से ही आधारित है, लेकिन ये अब लोक जुम्बिश परियोजना क्या था या तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, नहीं तो जब हम लोग इग्नू सीरीज़ को पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इग्नू सीरीज़ को थोड़ा ब्रेक की हुई हूँ क्योंकि आप लोगों के ही जो एक डिमांडिंग लेक्चर आते हैं कि मैम इस पर बना दीजिए, उस पर बना दीजिए, या मुझे लग रहा है कि जो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप लोगों को ज़रूरत है, मैं उस पर अभी लेक्चर बना रही हूँ। लेकिन जैसे ही ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद से हम लोग इग्नू सीरीज़ को फिर से डिटेल में शुरू करने वाले हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैं इग्नू सीरीज़ को अभी नहीं ला पाई हूँ। जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है, MCQ सीरीज़ है, मैं इसी पे अभी काम कर रही हूँ। तो इसको हम लोग जैसे ही अभी जैसे नेट का पेपर है, नेट का पेपर ख़त्म होने के बाद से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो इग्नू सीरीज़ होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग काफ़ी डिटेल में सोशियोलॉजी को समझते हैं, एक एक, चाहे वो कॉन्सेप्ट है, चाहे थिंकर्स हों, चाहे उसके जो भी कंटेंट होते हैं उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम के समय में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि उस समय प्रिपरेशन की बात होती है। तो एक बार एग्ज़ाम से ओवर हो जाए उसके बाद से हम लोग उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। तो लोक जुम्बिश परियोजना जो है एक स्वीडिश कम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, सपोर्ट किया गया था। लोक जुम्बिश परियोजना आप लोग एक बार गूगल भी करके देख लीजिएगा। तो ये सबसे पहले जो है वो राजस्थान में लाई गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के जो 10 प्रश्न थे हम लोग डिस्कस किए वो आप लोगों को जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।